नमस्कार। आज हम बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो इस विषय के सिद्धांतों और जो अलग-अलग अवधारणाएं हैं और शिक्षा में उनका क्या महत्व है, इस पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी जानकारी निकालें, मतलब एक समझ बने, ताकि ये जो बाल विकास है, सीखने के तरीके हैं और शिक्षा में इनकी भूमिका, इसे साफ तौर पर और प्रैक्टिकल तरीके से समझा जा सके। हम बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों से शुरू करेंगे और फिर वाइगोत्स्की के ZPD या गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसी थोड़ी जटिल बातों तक भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये विकास है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ बच्चों का लंबा होना या वजन बढ़ना ही है, या इसमें कुछ और भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ना लोग विकास यानी डेवलपमेंट और वृद्धि यानी ग्रोथ, इनको एक ही समझ लेते हैं। वृद्धि, हाँ, वो तो शरीर के आकार, वजन, लंबाई में बढ़ोतरी है, उसे हम माप सकते हैं। लेकिन विकास वो कहीं ज्यादा बड़ी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक बदलाव तो है ही, पर साथ में मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और हाँ, नैतिक बदलाव भी शामिल हैं। तो ये सिर्फ बड़े होना नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, व्यवहार, दुनिया को समझना, इन सब में एक गुणात्मक परिवर्तन है। और ये जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक पूरा होलिस्टिक बदलाव है। और क्या इस प्रक्रिया के कुछ नियम या पैटर्न होते हैं? स्रोत कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ खास पैटर्न या सिद्धांत पहचाने हैं जो ज्यादातर बच्चों में देखे जाते हैं। एक तो है विकास की दिशा। ये दो तरह की होती है। एक है सिर से पैर की ओर, जिसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। मतलब बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और फिर जाकर चलना। अच्छा। और दूसरी दिशा है केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अच्छा। इस यानी पहले रीढ़ की हड्डी, शरीर के अंदरूनी अंग, उनका विकास होता है। फिर बाजुओं और हाथों का नियंत्रण आता है। दूसरा अहम सिद्धांत है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे एक क्रम, सीक्वेंशियल में आगे बढ़ता है। हर स्टेज पिछले पर ही बनता है। अच्छा। तीसरा, विकास की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं होती। बचपन में बहुत तेज होती है, फिर थोड़ी धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में फिर तेजी आती है। और ये भी कि अलग-अलग क्षेत्रों में गति अलग हो सकती है। जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख ले, पर चलना शायद देर से सीखे। हाँ, ये तो देखा है। एक और बात, विकास सामान्य से विशेष प्रतिक्रियाओं की ओर जाता है। जैसे छोटा बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर धीरे धीरे वो सिर्फ उंगलियों और हाथ का कुशलता से इस्तेमाल करना सीख जाता है। और शायद सबसे जरूरी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा यूनिक है। विकास का क्रम भले ही लगभग एक जैसा हो, पर उसकी गति, उसका तरीका हर बच्चे का अपना होता है। ये दिशा और क्रम वाली बात तो काफी दिलचस्प है। और आपने कहा कि विकास सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसके कई पहलू या आयाम हैं। स्रोत में भी जिक्र है। बिल्कुल, विकास बहुआयामी है। हम मुख्य रूप से इन आयामों की बात करते हैं। एक तो शारीरिक विकास, मतलब कद, वजन, मांसपेशियों का विकास, सेहत, हमारी इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं। फिर मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, इसमें सोचना, तर्क करना, याद रखना, भाषा सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब बुद्धि का विकास शामिल है। के साथ घुलना मिलना, रिश्ते बनाना, समाज के नियम समझना, सहयोग करना सीखना। चौथा, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास, अपने और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना, उन्हें व्यक्त करना और उन्हें संभालना सीखना, जैसे खुशी, डर, गुस्सा। और पांचवा, नैतिक विकास, सही और गलत की समझ का विकसित होना, अपने नैतिक मूल्य बनाना। और ये सभी आयाम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे असर डालते हैं। समझ गया। तो ये जो इतने सारे बदलाव हैं, ये आते कैसे हैं? क्या ये सब हमारे जीन्स में पहले से तय हैं, मतलब प्रकृति का खेल है, या हमारा माहौल, हमारा पालन पोषण यानी पोषण इसे तय करता है? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। हाँ, और ये एक क्लासिक डिबेट है। लेकिन अब स्रोत और ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं कि ये या तो ये या वो वाला मामला नहीं है। विकास असल में आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो लगातार एक जटिल इंटरैक्शन होता है ना,
उसका नतीजा है। अच्छा। आनुवंशिकता जो हमें अपने माता पिता से मिलती है वो एक तरह की नींव है, जैसे हमारी शारीरिक बनावट की संभावना या स्वभाव की कुछ प्रवृत्तियां। लेकिन इस नींव पर इमारत कैसी बनेगी ये काफी हद तक पर्यावरण पर निर्भर करता है। मतलब घर का माहौल कैसा है, पोषण कैसा मिल रहा है, शिक्षा के मौके कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, ये सब। तो दोनों का रोल है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरण हमारी जीन्स कैसे एक्सप्रेस होंगी उसे भी प्रभावित कर सकता है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करते हैं। तो विकास की गाड़ी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पहियों पर चलती है। अच्छा, तो क्या ये सफर कुछ खास पड़ावों या अवस्थाओं से होकर गुजरता है? श्रुत कुछ चरणों का जिक्र करते हैं। हाँ, समझने में आसानी के लिए विकास को कुछ अवस्थाओं या स्टेजेस में बांटा जाता है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि ये लाइनें बहुत पक्की नहीं होती। एक अवस्था धीरे धीरे दूसरी में बदलती है। हर अवस्था की अपनी खास चुनौतियां होती हैं और कुछ खास उपलब्धियां भी। पहली है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से करीब 2 साल तक। इस दौरान शारीरिक और दिमागी विकास बहुत तेज, मतलब तूफानी रफ्तार से होता है। बच्चा अपनी इंद्रियों से दुनिया को समझता है, बैठना, घिसटना, चलना सीखता है। पहले साल के आखिर तक कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ, पापा, और दूसरों की नकल करके बहुत कुछ सीखता है। और परिवार के साथ, खासकर माँ या जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, उसके साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है, अटैचमेंट। बिल्कुल। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। यह है 2 से 6 साल तक। इसे खेलने की उम्र भी कहते हैं, क्योंकि खेल के जरिए ही बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। भाषा का विकास इस दौरान बहुत तेजी से होता है। उनकी कल्पना शक्ति गजब की होती है और वो सवालों की झड़ी लगा देते हैं। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो क्यों वाले सवाल। हाँ, और वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हैं, दोस्तों के साथ खेलना शुरू करते हैं। हालांकि अभी शेयरिंग सीखना बाकी होता है। हाँ। इसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 साल तक। ये स्कूल जाने की उम्र है। अब बच्चे ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू करते हैं। स्कूल में पढ़ना, लिखना, गणित सीखते हैं। उनका सोशल सर्कल बढ़ता है, दोस्तों के ग्रुप्स बनते हैं, नियमों को समझते हैं और टीम में काम करना सीखते हैं। सही गलत की समझ भी बेहतर होने लगती है। और फिर आती है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, करीब 12 से 18 साल तक। इसे बचपन और वयस्कता के बीच का पुल कहते हैं, या कई बार तूफानी दौर भी कहा जाता है। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। बिल्कुल। तेज शारीरिक बदलाव होते हैं, प्यूबर्टी। भावनाओं में बहुत उतार चढ़ाव आता है, कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी बहुत जोश। अपनी पहचान को लेकर उलझन होती है। मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ। इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। वे भविष्य के बारे में, करियर, दोस्ती, रिश्तों के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने लगते हैं। हर अवस्था की अपनी ही चुनौतियां हैं और सीखने के मौके भी। अब अगर सीखने की बात करें, लर्निंग की, तो बच्चे असल में सीखते कैसे हैं? मतलब सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि हर पल। स्रोतों में सीखने के कुछ अलग अलग सिद्धांतों का जिक्र है। हाँ, सीखना या अधिगम, लर्निंग, हाँ, ये भी विकास की तरह ही एक जटिल प्रक्रिया है। इसे हम अनुभव या अभ्यास से व्यवहार में होने वाले एक अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव की तरह देखते हैं। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके में बदलाव लाना है। स्रोतों में कुछ प्रमुख सिद्धांतों का जिक्र है। बिल्कुल। एक है थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत। बिल्कुल। इसके मुताबिक हम कुछ करते हैं, गलती होती है, फिर कोशिश करते हैं और धीरे धीरे सही तरीका सीख जाते हैं। जिस कोशिश से सफलता मिलती है वो रास्ता मजबूत हो जाता है। जैसे बच्चा चम्मच से खाना सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल, गिराता है, फिर कोशिश करता है और आखिर में सीख जाता है। स्कूल में जो अभ्यास या प्रैक्टिस पर जोर होता है वो इसी पर आधारित है। अच्छा। फिर है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें सीखना 2 चीजों के जुड़ने, एसोसिएट होने से होता है। जैसे स्कूल की घंटी बजने पर बच्चों को पता चल जाता है कि अब क्लास खत्म हो गई या शुरू हो गई। यहाँ घंटी का बजना वो क्लास के शुरू या खत्म होने से जुड़ गया है। इसका इस्तेमाल आदतें बनाने या फोबिया जैसी चीजों को समझने में होता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो बहुत प्रभावशाली रहा है।
ये कहता है कि हम वो व्यवहार ज्यादा करते हैं जिसके बाद हमें कुछ अच्छा मिलता है, यानी सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट, इनाम मिलता है, और वो व्यवहार कम करते हैं जिसके बाद कुछ बुरा होता है, यानी दंड, पनिशमेंट। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हाँ, कक्षा में शाबाशी देना, अच्छे ग्रेड्स देना, स्टार देना, ये सब सुदृढ़ीकरण के उदाहरण हैं जो अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। अच्छा। लेकिन क्या सीखना हमेशा ऐसे धीरे धीरे ही होता है? कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइट लर्निंग कहता है नहीं। कभी कभी किसी समस्या का हल अचानक दिमाग में कौंध जाता है, जिसे आहा मोमेंट कहते हैं। हाँ, एकदम से बत्ती जलती है। बिल्कुल, ये तब होता है जब हम समस्या के सभी हिस्सों को एक साथ देखकर उनके बीच का संबंध समझ लेते हैं। इसके लिए बच्चों को खुद सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देना जरूरी है। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की मानते थे कि सीखना अकेले में नहीं होता, बल्कि समाज और संस्कृति के साथ बातचीत, इंटरैक्शन से होता है। हम दूसरों से सीखते हैं, खासकर उनसे जो हमसे ज्यादा जानते हैं, जैसे माता पिता, टीचर, दोस्त। इसे उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO कहा। MKO? और उन्होंने ZPD यानी संभावित विकास का क्षेत्र का विचार दिया। ये वो दायरा है जहां बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी MKO की मदद से कर सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली सीखना इसी ZPD में होता है। वाइगोत्स्की का ये ZPD वाला विचार तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है, खासकर शिक्षकों के लिए। ये बताता है कि कहाँ और कैसे मदद करनी है। और ये भी दिलचस्प है कि जैसे स्किनर बाहरी इनाम पर जोर दे रहे हैं, कोहलर अंदरूनी आहा पर और वाइगोत्स्की सामाजिक मदद पर। तो क्या ये सिद्धांत एक दूसरे से अलग हैं या मिलकर काम करते हैं क्लासरूम में? ये एक बेहतरीन सवाल है, और सच तो ये है कि ये सिद्धांत अलग-अलग स्थितियों में सीखने के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। कोई एक सिद्धांत सब कुछ नहीं समझा सकता। जैसे कोई नया स्किल सीखना हो तो शायद प्रयास और भूल या सुदृढ़ीकरण ज्यादा काम आए। लेकिन अगर कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहां शायद अंतर्दृष्टि या सामाजिक सहयोग की जरूरत पड़े। एक अच्छा शिक्षक इन सभी सिद्धांतों को समझता है और जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिल्कुल। ZPD में भी सही मार्गदर्शन यानी सामाजिक मदद तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का अपना प्रयास, थॉर्नडाइक, और उसे मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया, स्किनर, भी जरूरी है। सही कहा। ये तो जैसे एक शिक्षक के टूल बॉक्स में अलग अलग औजार हैं। अच्छा, सीखने के इन तरीकों के अलावा क्या और भी फैक्टर्स हैं जो बच्चे के विकास और सीखने पर गहरा असर डालते हैं? स्रोत, बुद्धि, प्रेरणा और मार्गदर्शन की बात करते हैं। बिल्कुल, ये तीनों भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और जैसा आपने कहा आपस में जुड़े हुए भी हैं। पहले बुद्धि को लेते हैं। इसे अक्सर समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने, सीखने और नए माहौल में ढलने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। पहले तो इसे एक ही क्षमता मानते थे, जैसे स्पीयरमैन का G फैक्टर, लेकिन अब गार्डनर जैसे मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि की बात करते हैं। हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाँ, कि बुद्धि कई तरह की होती है, भाषा में, गणित में, संगीत में, शारीरिक गतिविधियों में, लोगों को समझने में, खुद को समझने में और भी। बुद्धि सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि बच्चा कितनी आसानी से और कितनी गहराई से सीख पाता है। ठीक है। फिर आती है प्रेरणा, मोटिवेशन। ये वो अंदरूनी आग है या बाहरी खिंचाव है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाता है, ऊर्जा देता है। ये आंतरिक हो सकती है, जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है या वो हमें जरूरी लगता है, अंदर से आती है। हाँ। या फिर बाह्य, एक्सट्रिंसिक, जब हम इनाम पाने या सजा से बचने के लिए कुछ करते हैं। मैस्लो का जो नीड्स का सिद्धांत है वो भी प्रेरणा से जुड़ा है कि जब हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं तभी हम ज्ञान या आत्मसम्मान जैसी चीज़ों के लिए प्रेरित होते हैं। बिना प्रेरणा के बुद्धि होते हुए भी सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरा है मार्गदर्शन और परामर्श। मार्गदर्शन का मतलब है रास्ता दिखाना, खासकर पढ़ाई और करियर चुनने में। और परामर्श का मतलब है किसी व्यक्तिगत, सामाजिक या भावनात्मक उलझन को सुलझाने में मदद करना। स्कूल में इनकी बहुत ज़रूरत होती है ताकि बच्चे अपनी ताकत और कमजोरी समझ सकें, सही फैसले ले सके,
तनाव या दबाव का सामना कर सकें और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप कर सकें। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, बुद्धि हमें एक क्षमता देती है सीखने की, प्रेरणा उस क्षमता को इस्तेमाल करने की इच्छा और ऊर्जा देती है, और मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। क्या ये सही समझ है? हाँ, ये इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। सोचिए, एक बहुत होशियार बच्चा है, पर अगर वो प्रेरित नहीं है तो शायद क्लास में अच्छा न करे। हाँ, और एक बच्चा बहुत प्रेरित है, पर अगर वो गलत दिशा में मेहनत कर रहा है तो भी नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए शिक्षा में इन तीनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे का, जिसे कहते हैं, सर्वांगीण विकास हो सके। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। ये सारे सिद्धांत, विकास के चरण, सीखने के तरीके, बुद्धि, प्रेरणा, ये सब एक असली क्लासरूम में, खासकर एक समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे काम आते हैं, जहां हर तरह की जरूरत और क्षमता वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर इन सब सिद्धांतों का असली इम्तिहान होता है और उनका महत्व समझ आता है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य ही यही है कि हर बच्चे को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, क्षमता या जरूरत कुछ भी हो, सीखने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और ये सिद्धांत इसमें बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, वही समावेशी शिक्षा का आधार है। हाँ, कि हर बच्चा अलग है। बिल्कुल, ये मानना कि हर बच्चा अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं और उसी के अनुसार पढ़ाने के तरीके बदलने होंगे। इसे ही बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। वाइगॉत्स्की का ZPD और सामाजिक अधिगम यहाँ बहुत काम आता है। सहयोगात्मक गतिविधियाँ यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ बच्चे छोटे ग्रुप में मिलकर सीखते हैं, बहुत असरदार होती हैं। इससे अलग अलग क्षमता वाले बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं और सीखते हैं। वो एक दूसरे के लिए MKO बन जाते हैं। पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग, पीयर सपोर्ट। फिर विविध शिक्षण विधियों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस याद करें, और उनकी ज़रूरतें भी अलग हो सकती हैं। जैसे किसी को सुनने में, किसी को देखने में दिक्कत हो सकती है। तो शिक्षक को लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, एक्टिविटीज, मतलब कई तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। स्किनर का सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत भी यहाँ बहुत उपयोगी है। हर बच्चे की कोशिश को पहचानना और उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसे प्रेरित करता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जिन्हें ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कोलर का अंतर्दृष्टि अधिगम हमें याद दिलाता है कि सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के मौके मिलने चाहिए। हमें उन्हें सिर्फ जवाब नहीं देने, बल्कि जवाब ढूंढने में मदद करनी है। तो ये सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये समावेशी शिक्षा को हकीकत बनाने के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं, टूल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रिया को गहराई से समझें, तो हम वाकई ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं जो सबके लिए काम करे, सबको साथ लेके चले। तो आज की इस चर्चा में हमने बाल विकास के बुनियादी सिद्धांतों से लेकर उसके विभिन्न चरणों, सीखने की अलग अलग प्रक्रियाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों जैसे बुद्धि, प्रेरणा और मार्गदर्शन तक काफी कुछ समझा। और हमने ये भी देखा कि ये सब बातें अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इन सब की समझ ही हमें बेहतर शिक्षक, बेहतर माता पिता और बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने में मदद कर सकती है। खासकर समावेशी शिक्षा के संदर्भ में तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, इन स्रोतों से ये बिल्कुल साफ है कि बच्चों की दुनिया को समझना एक लगातार चलने वाली और बहुत जरूरी कोशिश है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे तौर पर बच्चों के साथ काम करते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, पेरेंट्स हों या चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स हों। जाते जाते बस एक विचार, एक सवाल शायद मैं छोड़ना चाहूंगी। हमने वाइगॉत्स्की के ZPD की बात की, वो जोन जहां बच्चा मदद से सीख सकता है। ज्यादातर ये मदद स्कूल या घर में मिलती है ना? पर क्या हम समाज के तौर पर अपने आस पड़ोस में, अपनी कम्युनिटीज में बच्चों के लिए ZPD को और बड़ा और बेहतर बना सकते हैं?
अच्छा सवाल है। क्या हम ऐसे और मौके बना सकते हैं जहां बच्चे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से, जो उनके एमकेओ बन सके, एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में सीख सकें, स्कूल की चारदीवारी के बाहर भी? ये सवाल शायद हमें अपने बच्चों के सीखने के अनुभवों को और समृद्ध बनाने की दिशा में सोचने पर मजबूर करे।